नमस्कार। रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा सांसद ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के लिए फिर दिया शर्मनाक बयान। विधि की राजनीति गरमाई, एनएसयूआई ने किया पुतला दहन। 3 बाइक सवारों ने युवती को मारी ठोकर, युवती घायल, मामला पंजीबद्ध। गढ़ थाना अंतर्गत बरहट से 9 माह की बच्ची का हुआ अपहरण और आगामी 14 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। 3 अज्ञात युवकों ने पार्लर जा रही युवती को पीछे से धक्का दे दिया, जिसके बाद युवती घायल हो गई। मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सिटी कोतवाली पुलिस जांच पर जुटी हुई। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत बंदरिया मोड़ के पास 10 सितंबर को पार्लर जा रही पलक साहू को 3 अज्ञात लोगों ने पीछे से धक्का दे दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। पलक ने बताया कि वो अपनी सहेली के साथ ढेकहा पार्लर जा रही थी, तभी अचानक बाइक सवारों ने धक्का दिया। उसने उनका चेहरा नहीं देखा। इसके बाद युवती सिटी कोतवाली थाने पहुंची, जहां एफआईआर दर्ज कर ली गई है। थाना प्रभारी जेपी पटेल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज खंगाला, साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ की है। हालांकि अभी तक आरोपियों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि अक्सर बाइक सवार चलती हुई युवतियों से छेड़छाड़ करते हैं और पीछे से धक्का मारकर फरार हो जाते हैं। हाल ही में एक और घटना प्रकाश में आई थी, जहां माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के सामने 3 बाइक सवारों ने युवतियों को पीछे से धक्का देने की कोशिश की। हालांकि युवतियों ने उन्हें देख लिया और किनारे भाग गईं। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी, किंतु इस तरह की घटनाएं आए दिन प्रकाश में आती हैं। ऐसे युवकों के ऊपर आसपास के लोगों को भी नजर रखनी चाहिए, ताकि वक्त पड़ने पर पहचान में आसानी हो। फिलहाल इस घटना के संबंध में पुलिस जल्द ही अपराधियों का पता लगाने का दावा कर रही है। ये एक बच्ची है, अपनी सहेली के साथ जा रही थी। पीछे से एक बाइक में सवार 3 अज्ञात व्यक्ति जो तेज़ी से वाहन चलाते हुए आकर के पीछे से टक्कर मार दिए थे, जिस पर वो बच्ची गिर गई थी और उसके जबड़े के पास नीचे चोट आई थी, जिस पर हमने जो है मामला पंजीबद्ध किया है और अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। जानकारी ये कहाँ का रहने वाला युवक? आरोपियों के संबंध में अभी हमने कुछ जगह फुटेज कलेक्ट किया है और आगे रूट देख करके और उनको चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं और आशा है कि जल्दी से जल्दी उनको हम पकड़ पाएँ। आपके पास आए हैं, लेकिन आपके लिए क्या ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है? नहीं, ये पूर्णतः गलत है। जैसे ही बच्ची थाने आई है, वैसे ही हमारे विवेचक के द्वारा उनके साथ मौके पे गए, स्पॉट पे देखा और आसपास के सीसीटीवी के माध्यम से उन्हें चिन्हित करने का प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है और आवश्यक धाराओं में मामला भी पंजीबद्ध किया गया है। सर, मैं जा रही थी घर से, अपने पार्लर के लिए जा रही थी। ढेकहा में मैं पार्लर सीखती हूँ, तो यहाँ बंदरिया मोड़ के पास किसी ने मेरे को टक्कर मारी। ये मेरे को पता, उसमें 3 लोग बाइक में बैठे थे, पर ये मैं नहीं देखी हूँ कौन कौन थे वो। कहाँ जा रही थी? कहाँ की घटना है? ये घटना बंदरिया मोड़ की है। कितने लोग थे बाइक में? बाइक में 3 लोग थे। 3 लोग। आपने रिपोर्ट कर दी है थाने में? जी पहले अस्पताल देखिए। जी। फिर अस्पताल से हम लोग यहाँ आए हैं, तो मतलब बोला गया कि दर्ज हो जाएगी। तो पुलिस अंकल गए भी थे, जहाँ कैमरे लगे हैं वहाँ चेक करने। एफआईआर पुलिस सहयोग कर रही है? जी। और लड़के को पहचानती हैं? जी नहीं, मैं नहीं पहचानती। मैं लड़कों को देखी भी नहीं हूँ, कौन है कैसे हैं। वो मेरे को टक्कर मारे हैं, मैं गिर गई हूँ। छेड़छाड़ जैसी कोई घटना तो नहीं, छेड़छाड़ वाली कोई घटना नहीं है। नाम बता दो बेटा अपना। पलक साहू। कहाँ घर? लिपनिया। पिताजी का नाम क्या है? रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने एक बार फिर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पर विवादास्पद बयान दिया है, जिस पर उनके नाती सिद्धार्थ तिवारी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। रीवा के तीसरी बार के सांसद के एक बार फिर बिगड़े बोल। इस बार सांसद ने रीवा के एक बड़े नेता स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी पर ऐसी टिप्पणी कर दी, जिसके चलते रीवा के तमाम लोग काफ़ी गुस्से में हैं, फिर वो चाहे किसी भी पार्टी की क्यों ना हो। सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा ने पिछले दिनों सिरमौर चरहा फ्लाईओवर के उद्घाटन में श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी पर टिप्पणी की थी। सांसद रीवा यहीं पर नहीं रुके। आज उन्होंने एक बार फिर से
श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके चलते आज रीवा के कुछ खास समाज सेवी संगठनों के लोगों ने उसी जगह पर सांसद रीवा का पुतला दहन किया, जिस जगह पर पिछले दिनों उद्घाटन का टेंट गड़ा गया था। हम बात कर रहे हैं सिरमौर जराह फ्लाईओवर की, जहां पर सांसद रीवा का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन करने के बाद उनका कहना था कि लगातार जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इस मामले को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। कांग्रेस के जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता करके सांसद रीवा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, सांसद तो ना सही, रीवा के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल इस बात को लेकर माफी मांगे, क्योंकि मंच उनका था। कांग्रेस भी कल सांसद रीवा का पुतला दहन करेगी। श्रीनिवास तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की, तो वो तो बोलेंगे ही, उसको हम बोलते आए हैं। और पोता ने बीजेपी में मर्ज किया है। बीजेपी ने पोते में मर्ज नहीं हुई है बीजेपी, लेकिन आपके परिवार का हिस्सा तो परिवार का हिस्सा तो सुने वो क्या उसके बाबा ने क्या किया है। देखिए, मैं तो वहां पर उपस्थित नहीं था। आप लोगों के माध्यम से ही वीडियो क्लिप्स देखने को मिला मुझे। जो मैंने सुना, जिस तरह का वक्तव्य सुना, वो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति के दिवंगत हो जाने के बाद उसके ऊपर टिप्पणी करना, वो भी थोड़ा भद्दे ढंग से टिप्पणी करना, बहुत अच्छी बात नहीं है। और इतने बड़े नेता जिन्होंने पूरा जीवन जनता की सेवा में बिता दिया, उनके बारे में इस तरह की बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ही नहीं, मुझे लगता है जनमानस को भी इससे भारी आपत्ति है, जो कि सुनने में आ रहा है। इस तरह के आपत्तिजनक और इस तरह के बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं देना चाहिए। मैं इस तरह के बयानों के खिलाफ हूँ। आपको भी आमंत्रण मिला था, आप भी आपने पार्टी से और पार्टी से नहीं, मैं तो उज्जैन में था। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पिताजी के निधन में शोक व्यक्त करने गया था, तो मैं तो रीवा में नहीं था, न उस मंच पर था। परंतु जैसे मैंने कहा, इस तरह के वक्तव्य दुर्भाग्यपूर्ण है, और खास तौर पर इतना बड़ा व्यक्तित्व, वो जो जिन्होंने विंध्य की सेवा में अपना पूरा जीवन गुजार दिया और आज इस दुनिया में नहीं है, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण। इसके बाद लिस्ट के लाए थे, ऐसा क्या टारगेट क्यों किया जा रहा है? अब मुझे पता नहीं क्यों टारगेट किया जा रहा है। मुझसे कोई गुरेज हो तो मुझसे सीधे बात करें। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, वो भी इतना बड़ा व्यक्तित्व, उनके बारे में इस तरह की बात दुर्भाग्यपूर्ण। क्या लगता है आपको, 4 साल शिक्षा पाने के क्षेत्र में इस पे पंडित श्रीनिवास तिवारी जी ने क्या काम किया, इस पे मैं ही बोलने में अक्षम हूं। उनके काम जनता में दिखते हैं। उन्होंने समाज में काम किया, विकास के काम किए, दबे कुचले लोगों को अपने 75 वर्ष के राजनीतिक जीवन में जमींदारी उन्मूलन से उन्होंने अपना काम चालू किया। सामंतों के खिलाफ लड़े, गरीबों की, मजलूमों की आवाज उठाई। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा, उनके साथ खराब बर्ताव भी हुआ, यहाँ तक कि जनता की सेवा के लिए उनकी मिनिस्ट्री भी छीनी गई। उन्होंने पूरे जीवन, और ये मैं नहीं, हर कोई कहता है कि पूरा जीवन उन्होंने जनता की सेवा में न्यौछावर किया, और उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। अभी हाल में जैसा आप लोगों ने भी देखा है कि रीवा के माननीय सांसद श्री जनार्दन मिश्रा ने एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, हम सबके नेता और विंध्य के महान सपूत स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी के बारे में एक अभद्र टिप्पणी की, और उसके बाद उन्होंने वह टिप्पणी को पुनः और खराब शब्दों में प्रकट किया। सबसे पहले मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से
सांसद जी की माननीय हम सबके नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, रीवा के एक बेहद ही संघर्षवान नेता के खिलाफ की गई टिप्पणी की घोर निंदा करता हूं। उनकी इस टिप्पणी से एक विंध्य का नागरिक होने के नाते तो मुझे चोट पहुंची ही है। उनकी इस टिप्पणी से हर कांग्रेसी को चोट पहुंची है, हर कांग्रेस के व्यक्ति को चोट पहुंची है, और उनकी इस टिप्पणी से मैं व्यक्तिगत भी आहत हुआ हूं। मैं तिवारी जी के स्नेह, सानिध्य और उनके मार्गदर्शन का सौभाग्य से पात्र रहा हूं। मैंने उनको बेहद नजदीक से देखा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का सुबह उठने के बाद एक ही उद्देश्य होता था कि किसी जरूरतमंद की मदद करें। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि शर्मा जी, ना तो चुनाव उद्देश्य होता है और ना कोई पद उद्देश्य होता है। बोला, राजनीति के माध्यम से अगर हम दिन में कम से कम एक मजबूर और जरूरतमंद आदमी की मदद कर सकें तो हम ये मानेंगे हमारा दिन सार्थक होगा। ऐसे विचारवान नेता का जिस तरीके से घटिया शब्दों का प्रयोग सांसद ने किया, उन्होंने एक सूक्ति का, एक उस समय के तिवारी जी के टाइम के जो एक प्रचलन था, उत्साही लोगों के द्वारा बोला जाता था कि दादा नहीं दऊ है, उसकी उन्होंने गंदे तरीके से आलोचना की। जिस तरीके से वो राजेंद्र शुक्ला जी के मंच पे बैठ के उनका गुणगान करते हैं, उनके चमचागिरी में बड़ी बड़ी बातें बोला करते हैं, उसी तरीके से किसी समर्थक ने उत्साह में वो बयान दे दिया होगा। उसमें क्या खिलाफ है? नारे तो ऐसे ही होते, और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही जुमलों की पार्टी है। उसको कब से जुमलों से दिक्कत होने लगी? श्रीनिवास तिवारी के बारे में जितनी चर्चा की जाए कम है। जिस पुल के उद्घाटन में बैठकर वो बोल रहे थे कि श्रीनिवास तिवारी ने से गड्ढे नहीं पटाए गए, उस मंच का जो प्रमुख थे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, तिवारी जी के विकास से ही बिहार का उन्नत पुल बना था, और राजेंद्र शुक्ला जी के पिताजी जी ने बनाया था, कोई दूसरे आदमी ने नहीं बनाया था। रीवा में चाहे कृषि उपज मंडियों का जाल रहा हो, चाहे संजय गांधी जैसा अस्पताल रहा हो, और चाहे कोठी कंपाउंड विकास परियोजना रही हो, जिसका आज तक कोई तोड़ भारतीय जनता पार्टी पूरे जमीनें बेच बेच के नहीं पैदा कर पाई। ये सब श्रीनिवास तिवारी की देन है। जब 1980 में श्रीनिवास तिवारी स्वास्थ्य मंत्री बने तो उनका प्रत्येक दिन रीवा के ग्रामीण क्षेत्र में एक नया पब्लिक हेल्थ सेंटर खोलने में जाता था। उस श्रीनिवास तिवारी की तुलना ये लोग कर रहे हैं। जब श्रीनिवास तिवारी नहीं रहे थे हमारे बीच में, जब उनका पार्थिव शरीर आया था, तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता होड़ लगाए थे उसमें उपस्थित होने के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता सब उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने, उसमें पुष्पांजलि के लिए आए थे। और तभी सांसद भी थे। तभी सांसद ने क्यों नहीं बोला? उस दिन उनके बारे में टिप्पणी करते। जनार्दन मिश्रा जी के पिछले बयान के लिए हम लोगों ने उनका विरोध किया है। जिस प्रकार से उन्होंने विंध्य क्षेत्र के हमारे शेर श्रीनिवास तिवारी जी के लिए उटपटांग बयान दिया, अब वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने अपने रीवा क्षेत्र के इतने बड़े नेता के लिए इतने गलत शब्द, गलत टिप्पणी की है। हम लोगों ने उसका विरोध किया है और हम चाहते हैं कि जनार्दन मिश्रा जी सार्वजनिक रूप से सभी से माफ़ी मांगे, रीवा की जनता से माफ़ी मांगे कि हमने जो भी श्रीनिवास तिवारी जी के लिए टिप्पणी की है वो गलत की है। अगर माफ़ी नहीं मांगी तब क्या करेंगे? माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम उनका घेराव करेंगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, कुछ दिनों के अंदर अंदर उनका घेराव किया जाएगा, इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उनको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया जाएगा। जिस जगह पर उन्होंने ये बात कही है उस जगह पर उनके नाती का भी पोस्टर लगा हुआ था, लेकिन उनके नाती वहाँ पे थे नहीं और हमें
किसी पार्टीगत हम लोग नहीं हैं। हम लोग दादा के बहुत चहेते लोग हैं और हम लोग समाज सेवी हैं। किसी पार्टीगत बात नहीं कर रहे हैं कि हम किसी कांग्रेस पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से। बस हम दादा के चहेते हैं, दादा हमारे चहेते थे, इसलिए इसी तरह हमेशा विरोध करते रहे। क्या नाम है आपका? अखिल त्रिपाठी नाम है। गढ़ थाना अंतर्गत 9 माह की बच्ची के अपहरण का संस्कृत मामला प्रकाश में आया है। 11 सितंबर को विमलेश साकेत ने गढ़ थाने में आकर सूचना दी कि वो बरहट का रहने वाला है। 10 सितंबर की रात उसकी छोटी बच्ची श्रेया साकेत अपनी मां उर्मिला के साथ कमरे में सो गई। सुबह 4 बजे बिस्तर पर नहीं थी। आसपास पता करने पर नहीं मिली, जिसकी तलाश की गई। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। विमलेश ने बताया कि उसकी बच्ची श्रेया को उम्र 9 महीने 26 दिन है, रंग गोरा, बदन इकहरा, ऊंचाई 2 फीट। घटना के वक्त नीला सफ़ेद फ्रॉक पहने थी, चांदी का चंद्रमा धागा में लखा था जो पहने हुए थी। हाथ की कलाई में राखी व काला धागा बंधा हुआ था। उसने आशंका जताई है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे लेकर चला गया है, जिसकी सूचना गढ़ थाने में दर्ज करा दी गई है। थाना प्रभारी ने संबंध में अपना मोबाइल नंबर भी जारी किया है, जिस पर आप सूचना दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7389726677। आपको बता दें कि इस तरह की एक और घटना कुछ महीने पहले घटी थी, जिसमें एक मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। तो मामले में तकरीबन 30 लाख की तस्करी का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें वो बच्चा एक ऐसे परिवार को बेचा गया था जिनमें कोई बच्चा नहीं था। घटना में मऊगंज के आरोपी शामिल थे। फिलहाल इस मामले में की जांच में पुलिस जुटी हुई है। थानागढ़ में ग्राम बरहट में उर्मिला देवी जो है अपने बच्चे के साथ में, जिसकी उम्र जो है लगभग 10 माह की है, वो अपने साथ सुलाई हुई थी। और उनके पिता जो है, लड़की के शरिया के पिता, वो चारपाई पे अपने बच्चे के साथ सो रहे थे। करीब 1 बजे तक उन्होंने देखा कि बच्ची थी, और जब सुबह 4 बजे उठे तो बच्ची अपनी माँ के पास नहीं थी। वो दहलीज पे दरवाजा खुला हुआ सो रहे थे और गेटी पे उनकी उर्मिला जो है अपने बच्चे के साथ में थी, शरिया के साथ में। मैंने मिलने पर आसपास तलाश की, फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस थाना प्रभारी गढ़ मौके पे अपने दलबल के साथ पहुंचे। उनके साथ अन्य थाना जो सरहदी है उनके भी पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय भी गए हैं और वहाँ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भी है। सभी लोग ने जाकर स्पॉट देखा है। अभी सभी एंगल से उसकी सर्चिंग की जा रही है, क्योंकि पास में लगा हुआ जंगल भी है, दरवाजा वहाँ खुला हुआ था। इस सभी एंगल से उसको देखा जा रहा है कि बच्ची कहाँ मिसिंग हो गई। सतना से डाक भी मंगाया गया, हमारा डाक बीमार था, तो सतना से डाक भी मंगाया गया है। डाक भी स्पॉट पे। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 14 सितंबर को जिला न्यायालय एवं रीवा एवं तहसील न्यायालय मऊगंज, सिरमौर, त्योंथर और हनुमाना में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस संबंध में आज पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी गई। पूरी जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। लगभग 7,156 मामले रेफर किए गए हैं लोक अदालत को, जो पेंडिंग केसेस, और लगभग 6,500 केस प्री लिटिगेशन के हैं, जिनके बारे में ये धारणा की जा सकती है कि वे मुकदमे के रूप में जल्दी रूपांतरित हो सकते हैं। ऐसे मुकदमे प्री लिटिगेशन के रूप में 6,500 के लगभग रखे गए हैं और 7,100 केस पेंडिंग केसेस रखे गए हैं, जिसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 134 के, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के, मोटर क्लेम्स के, सिविल के, भू अर्जन के, श्रम न्यायालय के और फैमिली कोर्ट के मुकदमे, जो आजकल बड़ी तादाद में फैमिली डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं, उनके मुकदमे को केसों की संख्या में रखे गए हैं। और आशा की जाती है कि बहुत अच्छी संख्या में निराकरण होगा। मैं आप लोगों के माध्यम से जनता तक ये संदेश देना चाहता हूँ कि वे अपना मामले का समाधान खुद आकर के बिना किसी औपचारिकता के न्यायालय के समक्ष आकर के अपना बात रख सकते हैं और अपना राजीनामा कर सकते हैं।
इससे आगे की पेचीदगी, आगे की मुकदमेबाजी वो भी रुकेगी और लोगों को अपनी इच्छा अनुसार न्याय मिल पाएगा। बीती रात इटाहा के पूर्व सरपंच का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया, जिसके बाद परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। रीवा शहर से लगे इटाहा गांव के पूर्व सरपंच लालता प्रसाद पटेल का बीती रात सड़क दुर्घटना में निधन हो गया, जिस पर उनके परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। उनके बेटे आकाश ने बताया कि एक दिन पहले किसी इंजीनियर से मिलने के लिए उनके पिता घर से निकले थे। रात में संजय नगर स्थित अपने घर में रुके हुए थे। दूसरे दिन लौटते समय बुआ के यहाँ खाना खाकर आने वाले थे, लेकिन बाद में सूचना मिली कि उनके पिता का एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर पहुंचे तो देखा कि उनकी मौत हो चुकी है। मृतक के बेटे का कहना है कि घटनास्थल को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने उनकी हत्या की है। उनके पिता हेलमेट पहने हुए थे। शरीर में सर के पास हल्की चोट के निशान हैं, बाकी कहीं कोई निशान नहीं। हालांकि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पूरी जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। घटना ये हुई कि हमारे पिताजी हैं मृतक श्री लालता प्रसाद पटेल, पूर्व सरपंच इटाहा के, और रीवा आए थे इंजीनियर साहब से मिलने। उसके बाद अपने घर में यहीं संजय नगर में रुक गए थे। सेकंड दिन आ रहे थे, शाम हो गई थी। तो आते समय क्या था कि हमारे घर में गाड़ी लिए थे हमारे भैया, तो उन्हीं के साथ में सब लोग आ रहे थे। हमारे बुआ के यहाँ खाना होना ये हुआ कि खाना खाएंगे। टिकुरा में बात हुई थी कि पापा जी आ जाइए टाइम से, तो बोले कि टिकुरा में बुआ के यहाँ खाना खाऊंगा, इसके बाद आऊँगा। फिर आधे घंटे बाद पापा का ये सब पता चला, फोन आया बाहर से कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है नहर पुलिया के पास। नहर पुलिया के पास उनका सब पड़ा था। इसके बाद हम लोग आए, वहाँ देखे तो उनकी पहले ही जान निकल चुकी थी। फिर हो गया, पुलिस प्रशासन आई तो हम लोग चक्का जाम किए। उन्होंने हमें वहाँ पे रजा दिया, बोला कि जो भी है लिखित प्रमाणित करके दूंगा। मैंने बोला कि हमें यहाँ साइबर क्राइम चाहिए, यहाँ पूरे एरिया के ट्रेस और वीडियोग्राफी के साथ हमारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। बस यही सारी चीजें हमें दिलासा दिए। शंका ये है कि गाड़ी के ठोकर से मारा गया है, संजिश थी कुछ, उनके कहीं बॉडी में स्क्रैच डैमेज कुछ भी नहीं है, न उनकी गाड़ी टूटी है, वो हेलमेट लगाए थे। पहचान में ये बना है कि गाड़ी जैसे कि कोई बड़ी गाड़ी हो, ऐसे की 4 व्हीलर वहाँ पे चढ़ी हुई थी। बाकी उनके शरीर में न कहीं दाग वाग नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पे लगा है, ऐसे लगता है कि कोई पीटा हो या गाड़ी चढ़ाया हो बस। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-library एंड e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। रीवा के वार्ड क्रमांक 5 में उपचुनाव आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। रीवा के वार्ड क्रमांक 5 में उपचुनाव आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है। अब देखना है कि किसके भाग्य में पार्षदी आती है। इसके अलावा सिरमौर नगर निगम और जनपद पंचायत के गंगेर व जावा में भी उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। में जो चुनाव जहाँ रिक्तियाँ
गतिविधियां थी खासकर जनपद पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में और अपने नगर निगम और नगरीय निकाय में। नगर निगम रीवा में और सिरमौर में, इसके अलावा जनपद पंचायत गंगेर में, जवा में भी अपने आज मतदान चल रहा है। मतदान सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और सुबह से 11 बजे की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार लगभग सभी जगह 25% से अधिक मतदान हो चुका था। हालांकि ये आंकड़े अब और बढ़ गए हैं, तो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। बारिश का थोड़ा मौसम है, लेकिन उसको देखते हुए भी जो परसेंटेज है वोटिंग का वो ठीक है और अभी शाम तक ये वोटिंग चलेगी। प्रयास किया गया है कि सभी वोटर्स को पर्याप्त सुविधाएं रहें ताकि वो। रीवा के सबसे पुराने स्कूलों में से एक सुदर्शन कुमारी कन्या पाठशाला में उर्दू शिक्षकों के न होने से छात्राओं का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। रीवा के सर्वाधिक पुराने विद्यालय सुदर्शन कुमारी स्कूल में उर्दू विषय की 125 छात्राओं का भविष्य अंधकार में है। परीक्षा आने वाली है, ऐसे मौके पर पोर्टल से उर्दू के शिक्षक ही गायब हो चुके हैं। जब विद्यालय में उस विषय के शिक्षक नहीं हैं, तो पढ़ाई भला कैसे होगी और परीक्षा में छात्राओं का भविष्य क्या होगा? इस संबंध में स्कूल के जिम्मेदार प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को भी नहीं पता है। उर्दू की एकमात्र टीचर का अतिशेष में स्थानांतरण हो चुका है और बताया जा रहा है कि पोर्टल से उर्दू विषय ही हटा दिया गया है। पिछले 26 सालों से इस स्कूल में उर्दू विषय की पढ़ाई निरंतर हो रही, अचानक पोर्टल से इस विषय के गायब हो जाने के बाद अब छात्राएं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। स्कूल प्रबंधन से बात करने पर पता चला कि ये उच्च स्तरीय कार्यालय से हुआ है, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं है। इधर कलेक्टर ने मामले से अधिकता जताते हुए जानकारी लेने की बात कही है। जिला शिक्षा अधिकारी अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि छात्राओं को विषय का टीचर उपलब्ध कराया जाएगा। एसके स्कूल के 2 उर्दू के शिक्षकों का अतिशेष की वजह से स्थानांतरण हो गया। अब सवाल ये है कि उर्दू की जगह क्या वो संस्कृत पढ़ेंगे? बच्चे उर्दू ही पढ़ेंगे और उनको उर्दू पढ़ाने के शिक्षक का व्यवस्था हो गई है। उर्दू को लेकर यहाँ स्कूल में कुछ समस्याएं, क्या है समस्या? उर्दू में 9th में 24 है और 10th में 10 बच्चे उर्दू विषय के हैं, पर वरिष्ठ कार्यालय से वहाँ से पोर्टल में उर्दू विषय का कोई भी शिक्षक अपने यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है। इसको लेकर अब इसका मतलब कि बच्चों के लिए अभी इन बच्चों की पढ़ाई का क्या इंतजाम होगा? अब ये शासन स्तर पर जो फैसला ले। क्या नाम है आपका, किस पद पर है? मैं शंपा दास हूँ मेरा नाम, और मैं व्याख्याता के पद पर हूँ। और अभी ये विषय भी संज्ञान में आया है। यदि स्कूल में किसी स्ट्रीम के बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ कोई दिक्कत उनको आ रही है तो इस विषय की हम लोग जांच कराएंगे और बच्चों को परीक्षा में किसी तरीके का नुकसान ना हो, इसकी पूरी तैयारी करेंगे। बेगम है, मैं क्लास 9th की हूँ। सर, हम लोगों को हमारे सर का ट्रांसफ़र हो रहा है, उर्दू लेना था। हम लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। अब हम लोगों को संस्कृत लेने के लिए बोला जा रहा है। हम लोग कैसे संस्कृत ले लें? हम लोगों को उर्दू का एग्ज़ाम देना है। मेरा नाम तानिया बानो है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। हम लोगों को सर उर्दू पढ़नी है और सर का ट्रांसफ़र हो गया, तो हम लोग संस्कृत कैसे ले लें? हम लोगों को उर्दू पढ़ना चाहिए और 15 दिन बाद पेपर आने वाले हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज़ के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। भोपाल से आई पीपल्स एजुकेशन की 8 सदस्यीय टीम ने आज सीएम राइज स्कूल के शिक्षकों को मारतंड क्रमांक 1 में प्रशिक्षण प्रदान किया। मारतंड क्रमांक 1 में सीएम राइज स्कूलों के शिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर आज संपन्न हो गया। इस शिविर में संभाग भर के शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें 6वीं से 8वीं तक के वो शिक्षक जो विद्यालयों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, उनको प्रशिक्षित किया गया। इस संबंध में हमने पीके स्कूल के प्राचार्य वरुणेंद्र सिंह से बात की। सीएम राइज विद्यालयों के माध्यमिक विभाग में
6 से 8 तक जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनमें गणित, विज्ञान और अंग्रेजी इन 3 विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण था 3 दिन का, और यह आवासीय प्रशिक्षण था, पूरी तरह से ही रुकना भी था प्रशिक्षण के लिए। कहाँ से टीम आई थी, कौन टीम आई? ये हमारे संभाग के सभी सीएम राइज विद्यालयों का, रीवा संभाग के सभी सीएम राइज विद्यालयों के शिक्षकों का ये प्रशिक्षण था। और प्रशिक्षण देने के लिए सीएम राइज विद्यालय का अनुबंध है पीपल ग्रुप से। पीपल ग्रुप के हमारे जो अनुभवी प्रशिक्षक हैं, ये टीम है पूरी जो ये काम करती है सीएम राइज ग्रुप के साथ मिलके, तो वे लोग आए हुए हैं और अलग अलग विषय के जो प्रशिक्षक हैं वो अलग अलग कक्षाओं में, ये 3 कक्षाओं में 3 विषय का प्रशिक्षण आयोजित हुआ, और प्रशिक्षकों ने जो अलग अलग विषय के लिए थे वहाँ से भेजे गए थे, उनकी उपस्थिति में कराया गया। आज समापन हुआ है, कौन कौन लोग समापन पे आए थे? समापन के अवसर पर मैं तो प्रशिक्षण प्रभारी हूँ गणेंद्र प्रताप सिंह, प्राचार्य सीएम राइज स्कूल, और ये जो व्यवस्था पूरी जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, मापदंड नंबर 1 पूरा रहने का, कमरों का, स्मार्ट क्लासेज का व्यवस्था हमारे सम्मानीय प्राचार्य श्री जे.पी. जायसवाल जी के द्वारा दी गई है, आप बगल में हैं। और इस कार्यक्रम के समन्वयक हमारे संयुक्त संचालक कार्यालय से श्री महेंद्र सिंह जी हैं, और संयुक्त संचालक कार्यालय के सहायक संचालक आदरणीय आर.वी. गुप्ता जी हैं। ये हम लोगों की टीम ने इसको कोशिश की है पूरी की ये सफलतापूर्वक प्रशिक्षण। रीवा जिले से 41 हज यात्रियों ने हज 2025 के लिए फॉर्म दाखिल किए हैं। हज कार्यक्रम के संयोजक एवं वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष हाजी कलीम खान द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक हज 2025 के लिए रीवा जिले से 41 हज यात्रियों ने हज के फॉर्म 9 सितंबर तक भरे हैं। अब हज के फॉर्म भरने की तारीख 23 सितंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। जिन हजरात को हज 2025 के फॉर्म भरने हैं वो 23 सितंबर 2024 के पहले हज के फॉर्म भर सकते हैं। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आज से रंग प्रयोग नाट्य समारोह की शुरुआत होने जा रही है। इस संबंध में मध्य प्रदेश के नाट्य विद्यालय के निदेशक टीकम जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। पूरी जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहली बार रीवा आया हूँ और ख़ास बात यह है कि पहली बार रीवा में हम मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग का जो एक अनुषंग है मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, जो पिछले 12 साल से चल रहा है, अभी हम उसका 13th बैच लेके आए हैं। और तो उन विद्यालय से जो बच्चे पास आउट होते हैं और पास आउट होने के बाद हमारे यहाँ पहले एक इंटर्नशिप प्रोग्राम हुआ करता था, उसकी जगह हमने एक थिएटर लैब शुरू किया है जो हिंदुस्तान में अपने आप में एक पहला कंसेप्ट है। मतलब कहा जाए तो औपचारिक रूप से हिंदुस्तान में रंग प्रयोगशाला का कंसेप्ट पहली बार मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय संस्कृति विभाग लेकर आया है। उन विद्यार्थियों ने पिछले 7-8 महीने में जिस तरह का काम किया है, अलग अलग शैलियों में, अलग अलग निर्देशकों के साथ बहुत सारा रिसर्च वर्क, उन सब के लब्बोलुआब के तौर पर लगभग 5 या 6 प्रस्तुतियाँ हमने तैयार की हैं जो देश की शीर्षस्थ रंगकर्मियों के साथ की हैं। उन प्रस्तुतियों को लेकर हमने एक कवायद शुरू की है कि हम इन्हीं को लेकर अपने मध्य प्रदेश में या देश के दूसरे हिस्सों में जाएंगे, जिसका पहला चरण हमने भोपाल में किया था और अब दूसरे चरण के लिए हम रीवा आए हैं। इसके बाद हम लोग छतरपुर जाएंगे और फिर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी ऐसा करने की योजना है। विशेष बात यह है कि रंग प्रयोगशाला की अवधारणा लास्ट ईयर मेरे मन में आई थी और जिसके लिए हमें संस्कृति विभाग ने पूरा सहयोग किया। होता यह है कि किसी भी शिक्षण में, पठन पाठन में जो दूसरे विषयों में एक योजना होती है कि जब वो औपचारिक रूप से पाठ्यक्रम को ग्रहण करते हैं उसके बाद उसको प्रायोगिक रूप से यूज़ करने के लिए या काम करने के लिए दूसरे माध्यमों में एक जगह होती है, चाहे वो डॉक्टर के फील्ड में हो या मेडिकल फील्ड में हो, इंजीनियरिंग फील्ड में हो, कि प्रैक्टिस का एक समय होता है जिसको हम 2 या 3 वर्ष कह सकते हैं। उसी के चलते हमने इस रंग प्रयोगशाला की अवधारणा लेकर आए हैं कि जो छात्र हमारे यहाँ प्रशिक्षण पाते हैं 2 साल जिस तरह का काम उनके साथ होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा प्रैक्टिकल वर्क, 100-200 टीचर्स, अलग अलग विधाएं, अलग अलग शैलियाँ, अलग अलग साहित्य, अलग अलग नाटक, ये सब का प्रशिक्षण वो पाते हैं। लगभग 18 घंटे रोज़ काम करते हैं, तो जो मंथन का समय होता है वो वहाँ मिल नहीं पाता है। फिर उस ज्ञान को लेकर जब वो बाहर निकलते हैं तो उसको अप्लाई करने के लिए उनके पास जगह नहीं होती।
या वो फेलोशिप करते हैं या अपना ग्रुप खोलते हैं। तो ये कवायद हमने शुरू की है कि अगर माध्यम को हमें बड़ा करना है तो हमने सोचा कि क्यों ना उन विद्यार्थियों को जो सीख चुके हैं उनके साथ एक एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाए और उसका नाम थिएटर लैब रंग प्रयोगशाला दिया जाए, ताकि वो अपने सीखे हुए सारे अनुभवों को, अपने प्रशिक्षण को एक लब्बो-लुआब के रूप में, एक परीक्षित रूप में यहाँ प्रैक्टिस कर सकें। और साथ ही साथ हमने उनके साथ और एडवांस तरीके से टीचिंग, रिसर्च, डिवाइस प्रोडक्शन ये सब शुरू किए ताकि वो बेहतर ढंग से अपने आप को फॉर्मुलेट कर पाएँ इस फील्ड में। और उन सारी प्रक्रियाओं के तहत हमने इस रंग प्रयोगशाला का निर्माण किया और उसमें 7-8 महीने हमने बहुत जम के काम किया। उसमें बहुत बड़े बड़े निर्देशक देश के आए भी हैं और क्लासेस भी की हैं। उन सब के साथ जिस तरह का काम तैयार हुआ, उस काम को लेकर फिर हमने सोचा कि अब इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कैसे ले जाएं। तो ये एक पहला दूसरा चरण है भोपाल से बाहर लाने का, कि हम उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ले जाकर कैसे उनको एक रियल एक्सपीरियंस ऑडियंस का दें। वो सारे ट्रेंड बच्चे हैं हमारे यहाँ के। और रंग प्रयोगशाला की अवधारणा में ये है कि 26 बच्चे हमारे यहाँ नाट्य विद्यालय में हम लोग सिलेक्ट करते हैं। नाट्य विद्यालय का कोर्स भी हमने चूँकि बढ़ा दिया है। पहले नाट्य विद्यालय जो है वो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम चलाता था। पिछले साल हमने उसको 2 वर्षीय पीजी डिप्लोमा इन ड्रामेटिक आर्ट्स एफिलेटेड विद मानसिंह यूनिवर्सिटी ग्वालियर से किया और पास आउट बच्चों के साथ ही हमने एक लैब तैयार किया है। तो 2 साल का प्रशिक्षण और 1 साल का लैब को ऑलमोस्ट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तर्ज पे हम इसको 3 साल का कोर्स बना चुके हैं और उन्हीं के काम को लेके आपके शहर रीवा में आए हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सब लोग ज़रूर आए और इस महोत्सव का लाभ उठाएं, क्योंकि वो सब प्रैक्टिशनर ट्रेंड बच्चे हैं और ज़्यादातर हमारे मध्य प्रदेश के ही हैं। ये खास आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।